अब कहा जाए तो पूरा थ्योरेटिकल लेशन ही है सॉलिड स्टेट। इसमें न्यूमेरिकल्स के नाम पे कहा जाए तो बहुत कम होता है। तो देखो आज का मेनली टॉपिक से सॉलिड स्टेट किसे कहते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर क्या क्या पढ़ना होगा, ये पूरी चीज के ऊपर में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक इसके अंदर ज्यादातर आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो सब कंसेप्चुअली क्वेश्चन किए जाएंगे बस। तो आओ देखते हैं सॉलिड स्टेट क्या होता है हमारे पास। सॉलिड स्टेट सबको मालूम है कि हम लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में लोग पढ़ते हैं मैटर्स के अंदर, जो कि गैसेस स्टेट था। गैसेस स्टेट हम लोग कंप्लीट कर चुके होते हैं। सॉलिड स्टेट हम लोग ये सेकंड पार्ट पढ़ रहे होते हैं, और इसके बाद जो जस्ट जो लेशन है उसको बोलते हैं लिक्विड स्टेट, या इसको सॉल्यूशन बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसके बाद हम लोग सॉल्यूशंस पढ़ते हैं। तो देखो सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं मैटर के स्टेट को, सॉलिड स्टेट गैसेस स्टेट पढ़ चुके हैं, ये सॉलिड स्टेट आपके पास है। तो सॉलिड स्टेट के अंदर देखो हमें पढ़ना क्या होता है पहले। तो सॉलिड स्टेट के बारे में नाम से ही लग रहा है कि हमको पहले इसके यहाँ पर सिर्फ सॉलिड के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। एक सॉलिड्स जो हमारे पास होते हैं उसके स्ट्रक्चर किस तरीके के होते हैं, वो किस तरीके के एग्जिस्ट करते हैं, उनके बीच में किस तरह का अट्रैक्शन होता है, उनका अरेंजमेंट क्या होता है, उनके नेचर कैसे होते हैं, वो क्या मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर सकते हैं, क्या वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, या सेमी कंडक्टर से क्या, ये सब चीजें। ये सब चीजों को स्टडी करने के लिए हम लोग को चैप्टर के अंदर पढ़ना होता है सॉलिड स्टेट। तो बेसिक कहा जाए मैक्सिमम केसेस तो सबको मालूम है कि सॉलिड एक तरीके का कंडक्टर भी है नहीं, बहुत रेयर केस में ये कंडक्ट करता है, ये सब चीजों के ऊपर है। तो ज्यादा इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल्स आपको मिलेगा नहीं, बहुत चीज यहाँ पर थ्योरेटिकल्स ही है। तो सारे चीज जितने अंदर मिलेंगे आपको सब थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। सब चीजें यहाँ पर याद रखने वाली चीजें होंगी आपको। जैसे सबसे पहले सॉलिड के ऊपर क्या बात करें तो डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं, डेफिनेशन सिर्फ ऐसे ही बोल दे रहे हैं। अगर हम लोग सॉलिड्स को बोलेंगे जिसमें डेफिनेट शेप साइज वॉल्यूम होता है उसको सॉलिड स्टेट कहते हैं, इसको सॉलिड्स कहते हैं। जिसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हो, जिसके अंदर बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स काफी हाई होते हैं, वो सब सॉलिड हो सकते हैं। जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो उसको हम लोग बोल सकते हैं सॉलिड्स। तो ये सब आपके पास सॉलिड्स हैं। तो सॉलिड्स के आपको ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन हाँ आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में जरूर जानना होगा। सॉलिड्स के कितने तरह से हो सकते हैं, सॉलिड्स के टाइप्स क्या हैं। तो जो लोग सॉलिड्स के जो टाइप्स पढ़ते हैं वो आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजली पैक्ड, यानी उसके पैकिंग के हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, टाइप्स पढ़ते हैं। पैकिंग के हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए कि सॉलिड की क्या टाइप्स होते हैं, तो वो 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपके पास होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकंड कहोगे तो आपके पास सेकंड होता है एमोर्फस सॉलिड। अब चेक करना है कि हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है। तो फर्स्ट इसी के ऊपर पहले बात करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड किस तरह के सॉलिड को हम लोग बोलेंगे, फिर एमोर्फस किस तरह के सॉलिड को बोलेंगे। अगर हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो यहाँ पर क्या होता है कि पैकिंग स्ट्रक्चर के ऊपर ही बात करते हैं। अगर आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसमें याद रखना है कि उसके जो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट होंगे, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो कर रहे होंगे। यानी शॉर्ट में अगर लिखा जाए तो डेफिनेट ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर जो आपके पास पार्टिकल्स है वो एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे होंगे, एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो कर रहे होंगे। यहाँ पर कोई भी पार्टिकल्स ऐसे ही किसी लाइन में अरेंज नहीं होंगे, वो एक फिक्स लाइन में ही अरेंज होंगे। जैसे सपोज कि मेरे पास अगर ए एटम्स है, बी एटम्स है, ए एटम्स है, बी एटम्स है, ऐसे मान लो कि ए के एटम्स है, बी के एटम्स है, ए के एटम्स है, बी के एटम्स है। तो जस्ट जो नीचे है वहां पर बी एटम्स लिखे हुए हैं, जो इसके नीचे है वो ए एटम्स है, यहाँ पर आपके पास बी एटम्स है, यहाँ पर आपके पास ए एटम्स है, यहाँ पर ए एटम्स है, यहाँ पर बी एटम्स दिख रहे हैं, यहाँ पर ए दिख रहे हैं, यहाँ पर बी दिख रहे हैं, और इस तरीके से एक लेयर हम और बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है, ये पैटर्न एक रेगुलर ऑर्डर पे वर्क कर रहा है। रेगुलर ऑर्डर कैसे है, क्योंकि हमेशा देख रहे हैं कि ए के चारों तरफ ए है तो बी के चारों तरफ ए है। यहाँ पर ए के हमेशा बी, ए के बगल में हमेशा बी आ रहा है, बी के बगल में हमेशा आ रहा है। तो कह सकते हैं कि एक डेफिनेट ऑर्डर को पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो कि एक डेफिनेट रेगुलर ऑर्डर पे चलता रहे। और इसके अंदर क्या बोलते हैं, ये जो ऑर्डर है वो काफी लंबे समय तक ऑर्डर को फॉलो करते रहता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं दे पोजेजेस लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये बहुत लंबे समय तक ये ऑर्डर को फॉलो करेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ तक कर रहा है उसके बाद फिर चेंज हो जाएगा, नहीं, ये बहुत लंबे समय तक ये ऑर्डर को फॉलो करेगा। इसको हम लोग ट्रू सॉलिड के भी नाम से जानते हैं। अगर आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसको आप ट्रू सॉलिड भी बोल सकते हो। ट्रू सॉलिड क्यों, क्योंकि इसका एक ऑर्डर फिक्स है। ऑर्डर फिक्स है तो ऐसा नहीं है कि आप इसका शेप को आज ऐसा दिख रहे हो तो कल वो चेंज हो जाएगा। ऑर्डर फिक्स है, पार्टिकल्स फिक्स है, उनका अरेंजमेंट सही है,
तो वो हमेशा आपको फिक्स शेप की तरह दिखाई पड़ेंगे, इसलिए इसको हम लोग ट्रू सॉलिड बोलते हैं। ये कभी अपने शेप साइज को चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर इसके अंदर थर्ड बोलते हैं दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होती है। देखो शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं इसको मेल्ट करना चाहे, अगर मैं इसको मेल्ट करूं तो किसी एक ही पॉइंट पर आते आते ये पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो बोलते हैं कि हाँ इसके शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि एक ही टेम्परेचर पर ये सारे पार्टिकल्स क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट्स। तो आपके पास अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट को फॉलो करेंगे, मतलब एक ही टेम्परेचर पर ये सारी चीज लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि बारी बारी से कन्वर्ट होंगे। और चौथा इसका जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इट इज एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये एन आइसोट्रॉपिक नेचर की होती है। देखो एन आइसोट्रॉपिक नेचर का देखो मतलब क्या होता है, इसको पहले हम क्लियर करवा दे रहे हैं। अगर एन आइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब है कि आपके पास इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है अलग अलग डायरेक्शन में जाओगे तो अलग अलग होगी, मतलब दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन या इन डिफरेंट डायरेक्शन बोल दो। जैसे मान लो कि अगर हम इस डायरेक्शन में गए, सपोज कि अगर मैं इस डायरेक्शन के ऊपर चेक करूं तो इस डायरेक्शन में मेरे पास एटम्स होंगे ए बी, तो आप जो भी इसकी प्रॉपर्टीज बताओगे वो ए बी के हिसाब से बताओगे। आपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया, आप मान लो कि इस डायरेक्शन से जा रहे हो, तो यहाँ पर देखो तो अगर हम इस डायरेक्शन के ऊपर बात करें तो यहाँ तो सिर्फ एक एटम्स दिख रहे हैं, तो आप इसकी जो प्रॉपर्टी चेंज करोगे तो यहाँ पर एक के अकॉर्डिंग बात करोगे सिर्फ। अगर आपने डायरेक्शन कहीं ये ले लिया तो यहाँ पर तो देखो तो सारी प्रॉपर्टी जो होगी बी के हिसाब से होगी सेट। तो हम चेक कर रहे हैं और भी आप अलग जाओगे तो कहीं बी ए भी दिखाई पड़ेगा। तो आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास एटम प्रेजेंट मिल रहे हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि ये एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होती है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज होती है। आप अलग अलग डायरेक्शन में जाओगे तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज होती रहती है, इसलिए इसको एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर कहते हैं। और चौथी इसकी प्रॉपर्टी होती है, चौथी नहीं सॉरी पांचवी प्रॉपर्टी अगर चेक किया जाए तो इसको लोग बोलते हैं क्लीन क्लेवेज। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे इस ग्लास को, सॉरी ग्लास नहीं, अगर मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर आप इसको ब्रेक करने जाएंगे तो एक क्लीन क्लीवेज में ये ब्रेक होती है। क्लीन क्लीवेज का देखो मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक पोटैटो है, उसको क्या करो बीच से काट दो, तो वो बिल्कुल आपको प्लेन सरफेस पे कटेगा। ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट रुखड़ा, कोई ऊपर कोई नीचे, अनबैलेंस नहीं होगा, वो एक रफ सरफेस नहीं होगा, वो एक क्लीन क्लेवेज के फॉर्म में कटेगी। तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो एक क्लीन क्लेवेज के फॉर्म में भी ब्रेक होती है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हो गया। एग्जांपल्स अगर इसके देख लिया जाए तो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे आपके पास ज्यादातर मैक्सिमम कहोगे तो आयनिक सॉलिड हो गए, NaCl हो गए, ZnOs हो गया, CaF2 हो गया, MgCl2 हो गया। तो ये सब जो एग्जांपल्स होंगे ये सब आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जिसकी जो रेगुलर अरेंजमेंट होती है वो हमेशा फिक्स होती है। अब देखो एमॉर्फस सॉलिड के अंदर, एक मिनट, अच्छा एक मिनट, अगर हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड है तो एमॉर्फस सॉलिड के बारे में अगर हमको एक लाइन लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, तो सेम चीज यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो इरेगुलर अरेंजमेंट होंगे। इरेगुलर अरेंजमेंट मतलब कोई डेफिनेट पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। मतलब क्या इसका है, जैसे मान लो मेरे पास ए एटम्स है, अगला देखोगे तो बी एटम्स, फिर आगे देखोगे तो फिर बी एटम्स मिल जाएंगे, फिर बगल में ए एटम्स मिल जाएंगे, फिर कहीं भी बी एटम्स मिल जाएंगे, नीचे आ जाओगे बी एटम्स, फिर देखोगे बी एटम्स, फिर ए, कहीं भी ए और कहीं भी बी लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सेम पैटर्न दिख रहा होगा, कहीं भी ए और कहीं बी लगा हुआ है। तो समझ में आ गया होगा इस तरह का पैटर्न्स क्या होगा। इस तरह का जो भी पैटर्न्स होगा जिसमें एटम्स का कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, कहीं भी पार्टिकल्स कहीं भी अरेंज है, तो इस तरह के पार्टिकल्स को, इस तरह के सॉलिड को हम लोग बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड। इसमें पार्टिकल्स का इरेगुलर अरेंजमेंट है। अब अगर कहा जाए कि अगर आपने कोई एक ऑर्डर भी देख लिया, जैसे मान लो कि कहीं अगर हमको ए बी ऑर्डर भी देख लिया, आगे दूसरा भी हम लोग ए बी ऑर्डर देख लें, तो ये बहुत लंबे समय तक फॉलो नहीं करेगा, ये कुछ समय के बाद ये अपने आप ही हट जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं दे हैव नो लॉन्ग पोजेजेस ऑर्डर। इसकी जो ऑर्डर होती है बहुत लंबे समय तक सेम नहीं होती है, यानी इसको बोल सकते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अगर कोई आप ऑर्डर भी फिक्स करते हो तो वो भी बहुत समय, कम समय के लिए वो आपको ऑर्डर देखेगी बस। फिर कहते हैं इसके अंदर है कि इट इज स्यूडो सॉलिड। ये स्यूडो सॉलिड होता है।
सीडो सॉलिड का मतलब क्या है? ये ट्रू सॉलिड नहीं है, ये आपको जैसा दिखेगा हमेशा वैसा नहीं रहेगा, ये चेंज भी होगा। सीडो सॉलिड को हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एक और नाम है, इसको हम लोग सुपर कूल लिक्विड से अच्छे तरीके से जानते हैं। ये एक सुपर कूल लिक्विड होता है। सुपर कूल इसको लिक्विड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू फ्लो, इसको फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। इसका मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल आपको हम देते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ग्लास है कोई, ठीक है, जैसे आप मान लो कि आप लोग विंडो में, जो लोग विंडो में घरों में जो ग्लास लगा हुआ रहता है, उस ग्लास को आप जाके प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करो, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद अगर चेक करोगे, वो जो ग्लास आपके पास होगा, वो ग्लास ऊपर से आपको दिखेगा, उसका सरफेस जो होगा, उसकी जो थिकनेस होगी वो थोड़ी पतली हो जाएगी, और नीचे की थिकनेस क्या होती है, वो थोड़ी मोटी हो जाती है। अब चेक करना प्रैक्टिकल, आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। उसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके एटम्स क्या होते हैं, वो धीरे धीरे, मतलब फास्ट तो नहीं है, बहुत धीरे धीरे वो चीज एटम क्या होते हैं, फ्लो होने की, उनकी टेंडेंसी होती है फ्लो होने की। तो इस तरह के आपके पास जो सॉलिड होते हैं जिसके अंदर एटम्स जो रहते हैं वो इसकी टेंडेंसी है फ्लो होने की, तो हम लोग बोल सकते हैं उस तरह के आपके पास सॉलिड, उसको नाम है सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं या सूडो सॉलिड भी कहते हैं। ये ट्रू सॉलिड नहीं हो सकती है क्योंकि इसके शेप हमेशा एक जैसा नहीं दिखेगा जिस तरह के आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर थे, क्योंकि यहाँ पर तो टेंडेंसी है फ्लो होने की। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आपस में धीरे धीरे क्या होते हैं, एक साइड दूसरे साइड पे घिसकते चले जाते हैं समय के साथ साथ। बट ये इतना इजी तरीके से नहीं होगा, आप आज रख दिए तो कल ये चीज को फॉलो नहीं कर सकते, आपको इसको फॉलो चेक करने में कम से कम साल 2 साल 3 साल तक का भी समय लग सकता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। फिर देखो इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे तो मैम, बोलते हैं, हाँ बोलो। ये जो हाँ, सुपर फुल वर्ड लगी ये किसके लिए? ये इसी के लिए आपके पास है, एमोर्फोस सॉलिड के लिए है। एमोर्फोस सॉलिड को हम लोग सुपर कूल मैम, लिक्विड के भी नाम से अमोर्फस जानते हैं। सॉलिड तो है, और जो सुपर फुल वर्ड है उसका जो मीन्स, उसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है? वो नहीं तो सुनाई दी फ्लो फिर से। कर रही है, ये तो ठीक है, इसलिए हम सूडो सॉलिड बोले। और सुपर हाँ, फुल मीन्स ऐसे उसी की लग वजह, रहा है कि ये कोल्ड टेम्परेचर पे हो रहा है इससे। नहीं नहीं, ये इसका मतलब नहीं है। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब है कि आपको देखने से लगेगा कि सॉलिड ही के फॉर्म में है ये। ग्लास जो दिख रहा है वो लिक्विड के फॉर्म में थोड़ी ना होता है, लेकिन उस तरह का जो लिक्विड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो फ्लो होता है उसका नाम दिया गया है। जैसे सूडो सॉलिड को नाम बोल के हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। अब देखो इसके अंदर नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी उसकी थी, इसकी मेल्टिंग पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे तो दिस मेल्ट, ये मेल्ट तो होता है ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये कोई एक टेम्परेचर पे पूरा मेल्ट नहीं होता है, इसको मेल्ट होने पर अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे आप लोग देखोगे ग्लास, आप ग्लास को क्या करोगे, या उसको मतलब ग्लास देखो या प्लास्टिक देखो, तो उसको जाके अगर हम हीट करेंगे, मेल्ट करने की कोशिश करेंगे, तो पहले वो एकदम से मेल्ट नहीं हो जाएगा, पहले वो तो बहुत हार्ड होगा, हार्ड से पहले वो सॉफ्ट होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, एक पार्टिकुलर समय पे सारे मेल्ट नहीं होंगे, पहले धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होके फिर जाके पूरा आगे तक वो मेल्ट होता है। तो मतलब इसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होता, ये मेल्ट्स होते हैं अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर। जबकि आप जानते हैं क्रिस्टाइल सॉलिड्स के अंदर आपके पास एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है। फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आइसोट्रोपिक इन नेचर होती है। वो एन आइसोट्रोपिक थी, ये आइसोट्रोपिक नेचर की है। आइसोट्रोपिक नेचर का मतलब है आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज सेम मिलेगी। रीजन, क्योंकि आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो आपके पास इरेगुलर अरेंजमेंट है, एटम्स ए के भी होंगे, एटम्स बी के भी होंगे, तो आप जब भी डिसीजन लोगे तो ए और बी को देख के लोगे। किसी भी आप डायरेक्शन में जाओगे तो ए और बी हर तरह के एटम्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि ये आइसोट्रोपिक नेचर है, क्योंकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है डिफरेंट डायरेक्शन में भी क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि हर तरह के एटम्स वहां पे पहले से प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट आपके पास क्या है इसके अंदर, मैम, क्लीन क्लेवेज। हाँ बोलिए। नहीं समझ में आया आइसोट्रोपिक नेचर को। आइसोट्रोपिक नेचर का मतलब ये, जैसे मान लो कि अगर हम इस डायरेक्शन से जाएं, ठीक है, आप हाँ अगर मान लो कि इस डायरेक्शन से आप जाएंगे तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ एटम्स को देखेंगे, कौन कौन कितने तरह के यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है, तो आप देखोगे कि ए के भी एटम से, बी के भी एटम से, ए के भी एटम से, बी के भी एटम से, तो आपका जो भी प्रॉपर्टी होगा वो ए और बी एटम को देख के हम लिखेंगे, सब कुछ उनके बीच में क्या है, कैसा बॉन्डिंग है, क्या है मेल्टिंग पॉइंट्स, इस तरह के एटम्स के देख लिखेंगे। अगर मान लो कि अगर हम इस डायरेक्शन में भी जाएंगे तो यहाँ पर भी ए और बी के एटम्स दिखाई पड़ेंगे। आप किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पे चल जाइए तो यहाँ पर, क्योंकि एटम का अरेंजमेंट बिल्कुल इरेगुलर है, कहीं भी ए और कहीं पर भी है, तो मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो ए और बी का मिलना तय है। तो इसलिए हमारे पास जो भी अरेंजमेंट होती है यहाँ पर, जो भी आपके पास प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो हर डायरेक्शन में सेम होती है, क्योंकि हर डायरेक्शन में दोनों तरह के एटम्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग क्रिस्टलाइन में जाते थे तो क्या होता था, एक साइड से आप देखते थे सिर्फ ए के ही एटम्स मिलते थे, वहां पर बी के एटम्स मिलते ही नहीं थे। तो
अलग अलग डायरेक्शन में उसकी वैल्यू चेंज हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर तो आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओगे, ए के टर्म्स भी होंगे और बी के टर्म्स भी पाए जाते हैं। तो सारे एटम्स जब सेम है तो यहाँ पर प्रॉपर्टी भी ए और बी के हिसाब से लिखेंगे तो हर जगह प्रॉपर्टी भी सेम ही आएगी। ठीक है, आगे बताएं। ठीक है, यस मैम। और यहाँ पर देखो, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उसमें बताया था कहाँ पे क्लीन क्लीवेज होता है, जब आप उसको कट करोगे तो वो क्लीन क्लीवेज में ब्रेक होता है, लेकिन ये इरेगुलर कट होता है। इरेगुलर कट का मतलब आप क्या, एक सीधी तरीके से आप ग्लास को जाके कट कीजिए, आपको समझ में आएगा कि वो बिल्कुल क्लीन क्लीवेज नहीं कटेगा, वो कहीं से ज्यादा निकल जाएगा, कहीं से कम निकल जाएगा। तो इसकी जो कटिंग होती है वो इरेगुलर्स होती है। तो और कुछ ज्यादा नहीं, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, एमोर्फस सॉलिड के अंदर। अब हम लोग इसके अंदर मेन तो हमको इस टॉपिक के बारे में पढ़ना ही नहीं होता है, क्योंकि बेसिक तो आपको पढ़ना है सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर क्या क्या टाइप्स है, और ये जो आपके पास टाइप्स बनाया गया वो किसके बेसिस पर बनाया गया। सॉरी, चलो, तो एमोर्फस को हम यहाँ पूरी तरीके से हटा दे रहे हैं, हम इसके टाइप्स को पढ़ने जा रहे हैं। देखो, इसके जो टाइप्स जो निकाले गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फर्स्ट आपके पास होता है आयोनिक सॉलिड, सेकेंड आपके पास इसके अंदर है मेटालिक सॉलिड, थर्ड यहाँ पर हमारा होता है कोवैलेंट सॉलिड, और फोर्थ और लास्ट आपके पास है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये चार तरह के सॉलिड होते हैं, वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर। हमको पूरा चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर बात करना है। तो आयनिक सॉलिड्स अगर हम लोग ले लें तो आयनिक सॉलिड्स के ऊपर किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसके बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया। तो आयनिक सॉलिड में अगर कहा जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होंगे, आयन से मिलकर बने होंगे। और अगर हम लोग चेक करेंगे इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, तो आयनिक बॉन्ड में जनरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर हमारे पास मेटालिक सॉलिड है, तो मेटालिक सॉलिड्स के अंदर देखो क्या होता है, मिलने समझा रहे हैं। आपके पास अगर मेटल्स है, सपोज मेरे पास सिर्फ आयरन के ही मेटल्स है, तो आप आयरन के मेटल्स को देखोगे तो सारे एटम्स आपस में बंधे हुए रहते हैं। क्या लगता है कि आपको सारे एटम्स कैसे बंधे होंगे आपस में? तो देखो, सपोज मेरे पास आयरन है, तो आयरन आपके पास Fe2+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, तो ये जो आपके पास वो फोर्स कहाँ से आता है वो हम बता रहे हैं इसमें। ये तो पहले आपके पास Fe2+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। मैम कर्नल, अगर कोई पॉजिटिव आयन जनरेट होता है तो उसको हम लोग कर्नल्स बोलते हैं। अब देखो, Fe2+ के बाद उसने 2 इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इसमें पूरे एटम्स के अंदर क्या 2 इलेक्ट्रॉन सबको अपना लूज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो, सबके इलेक्ट्रॉन एक जगह साथ में हो जाते हैं और सारे फिर फ्लो होना स्टार्ट होते हैं हर जगह से। तो यहाँ पर क्या होता है, यही अट्रैक्शन की वजह से आपके पास सारे Fe आपस में दूसरे में अटैच रहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेटालिक सॉलिड्स के अंदर अट्रैक्शन बेसिक किसके बीच में होता है, तो एक होता है कर्नल्स, कर्नल्स का मतलब हो गया आपके पास पॉजिटिव आयन, और सेकंड आपके पास होता है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स वो कौन से इलेक्ट्रॉन, वो होते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो आपके पास है, उसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। और इसी अट्रैक्शन की वजह से आपके पास कोई मेटालिक सॉलिड एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात याद रखना, शॉर्ट में हम लोग इतना ज्यादा ना बोल के शॉर्ट में इसको मेटालिक बॉन्ड ही हम लोग बोल देते हैं। मेटालिक सॉलिड्स के अंदर मेटालिक बॉन्ड्स पाए जाते हैं। मैम आयरन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। हाँ, आयरन होगा तो Fe2+ के फॉर्म में एग्जिस्ट ही करता है। अब देखो यहाँ पर, अगर हमारे पास कोवैलेंट सॉलिड होगा, अगर सपोज, तो कोवैलेंट सॉलिड्स के अंदर तो हमारे पास बोलते हैं पहले तो वो कोवैलेंट बॉन्ड के साथ एग्जिस्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे आपके पास जो सॉलिड्स होते हैं जिसके अंदर देखोगे कि सिंगल तो स्ट्रक्चर उनका होता नहीं है, क्योंकि अगर एक एटम्स के ऊपर बात किया जाए तो एक एटम्स जनरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपके पास, बहुत सारे ऐसे भी सॉलिड होते हैं जो कि कोवैलेंट बॉन्ड के साथ एग्जिस्ट करते हैं। जैसे देखोगे तुम लोग डायमंड्स वगैरह देखोगे, सिलिका देखोगे, ये सब जो उसके ऊपर स्टडी करोगे तो समझ में आएगा कि ये सब कोवैलेंट सॉलिड, उनके बीच में जब बॉन्डिंग के ऊपर चेक करोगे तो कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा सब आपस में कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। तो सिंपल से हम लोग एक लाइन बोलते हैं, अगर हमारे पास कोवैलेंट सॉलिड है तो उसके नाम से जनरेट है, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। और ये जो बॉन्ड होता है वो अभी तक आप जितना ऊपर देख रहे हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है कोवैलेंट सॉलिड्स के अंदर। अगर बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड में,
तो जो आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है उसमें ध्यान रखना, उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। आपके पास मॉलिक्यूल्स कितने तरीके के हो सकते हैं? 3 तरीके से हो जाता है। एक तो बोलते हैं पोलर आपके पास मॉलिक्यूल हो सकता है, एक नॉन पोलर होता है, और थर्ड केस किया जाए तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स जो बनाते हैं। अगर आपके पास पोलर होगा तो पोलर के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? तो बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। नॉन पोलर के अंदर चेक करोगे तो इसके अंदर क्या चेक होता है? तो इसके अंदर होता है तुम्हारे पास, इसको तो शॉर्ट में डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं, या इसको लंडन फोर्स के भी नाम से जानते हैं, या इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड अट्रैक्शन होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में तो लगभग सब लोग जानता है, ये तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं इस सब चीज के बारे में। तो आपको बस याद रखना है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपसे नहीं रहेंगे। इसमें आयनिक सॉलिड्स के अंदर बेसिक याद रखना है कि एग्जांपल्स में क्या क्या हो सकता है। आयनिक सॉलिड वाले जितने आयनिक कंपाउंड है वो सबके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मेटालिक सॉलिड के ऊपर बात करेंगे तो जितने आपके पास जो मेटल्स जो दिख रहे हैं वो किस फॉर्म में आपस में सॉलिड के फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो आपके पास बोलना पड़ेगा मेटालिक बॉन्ड्स। ये मेटालिक बॉन्ड्स अगर ना दिख के लिखा रहेगा कर्नल से दिखाई पड़ जाएगा, यानी पॉजिटिव आयन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन होता है। अगर कोवेलेंट आपके पास सॉलिड है तो वहां पर सब अट्रैक्शन कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से होता है, मतलब वहां पर ओवरलैपिंग की वजह से सब कुछ हो रहा होता है। अगर आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड है जिसके अंदर कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, एक तो पोलर्स है, तो पोलर्स कभी कुछ देर के लिए जनरेट होता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होते हैं, तो यहाँ पर ये चार्ज बहुत हाई नहीं होता है, इसलिए आसानी से मॉलिक्यूल्स ब्रेक भी हो जाते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर हम देखते हैं टोटल आपके पास 4 तरीके के इसके टाइप्स होते हैं। अब कोवैलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल डिफरेंस होगा। कोवैलेंट सॉलिड मेरे पास क्या होंगे? कोवैलेंट सॉलिड आपके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स के होते हैं। उसके अंदर जो भी आपके पास सॉलिड्स जो जनरेट होंगे वहां पर चेक किया जाए तो मैक्सिमम आपके पास 3, 4, 5 आपके पास बॉन्डिंग एक साथ अरेंजमेंट किया जा सकता है। लेकिन मॉलिक्यूलर आपके पास जो भी होंगे वो बहुत वीक टाइप के होंगे, जैसे कि हम जैसे HCl बता रहे हैं, HCl देख रहे हो, तो HCl के अंदर क्या आपके पास है? यहाँ पर भी आपके पास मॉलिक्यूल्स के अंदर बोलेंगे कि यहाँ पर डाइपोल एग्जिस्ट हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव वजह से आपस में जनरेट है, क्योंकि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है ये बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, तो हल्का हल्का ये क्या होता है छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में बस बन जाते हैं, और इसको चाहेंगे तो हम लोग बस आसानी से सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोवैलेंट सॉलिड है, जैसे हम लोग पास डायमंड है, ग्रेफाइट है, अगर आप चाहेंगे उसके अंदर के एटम्स को, उसके पार्टिकल्स को अलग डिफरेंशिएट करना, उसके पार्टिकल्स को बीच में तोड़ना, तो आपको वहां पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना पड़ेगा। जबकि आप देखोगे HCl वगैरह ये तो गैस के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, ये इतनी आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर चेक करोगे तो इसके अंदर एक आइस एग्जांपल में आता है, आइस तो हम जनरली हाथ से ही तोड़ देते हैं ये सब चीजें। तो ये सब क्या होता है कि छोटे छोटे चीज आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं अलग अलग इसको पार्ट में डिवाइड किया। हालांकि आप लोग देखोगे तो ये दोनों को एक ही पार्ट में भी रखा गया, कोवैलेंट को मॉलिक्यूलर को, लेकिन कोवैलेंट सॉलिड में थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन में चेक करोगे तो चारों से सबसे ज्यादा कोवैलेंट के अंदर ही पाया जाता है। अगर चेक किया जाए कंडक्टिविटी पावर, सबसे ज्यादा यहाँ पर आयनिक कंडक्टेंस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पर्पज से बात करेंगे तो सबसे ज्यादा याद रखना इसके अंदर आपके पास मेटालिक्स के अंदर ही आता है सबसे ज्यादा, क्योंकि हम लोग देखेंगे सारा घर में जो जनरली वायर वगैरह यूज करते हैं वो सब मेटालिक सॉलिड ही होते हैं। आयनिक आपका तभी कंडक्ट कर सकता है जब मोल्टेन फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में कंडक्ट वो नहीं करता है। कोवैलेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, बस इसके अंदर एक्सेप्शनल ग्रेफाइट्स होता है क्योंकि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, बाकी केसेस में नहीं मिलते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड बहुत कम, क्योंकि ये सब मॉलिक्यूल्स ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बहुत इनके बीच में अट्रैक्शन कम है। तो इसके बाद देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके पास हो गया कंप्लीट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बाद जब जो बताएंगे, अब यहाँ से आपके पास मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। इसी के बाद से सब कुछ स्टार्ट है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल्स क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, कैसे हेलो मैम थोड़ा पोलर और नॉन पोलर के बारे में थोड़ा बोल दीजिए मैम, थोड़ा समझ नहीं आ रहा। पोलर और नॉन पोलर, ओके मैम। तो वो तो बताया था ना, केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट से डिफाइन होता है। आप नई क्लास किए थे क्या? नहीं मैम नहीं। अच्छा, तो पोलर और नॉन पोलर को पहचानने के लिए देखिए बता रहे हैं, आपके पास इतना आसान से हम नहीं पहचान सकते। जैसे मालूम डाइपोल मोमेंट से कैलकुलेट करते हैं कि एक कंपाउंड के अंदर पोलैरिटी है या नहीं है। पोलैरिटी का मतलब क्या हुआ? पोलैरिटी का मतलब उसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के पोल हैं कि नहीं है, ठीक है? क्योंकि कोई भी कंपाउंड आपको दिखता है जैसे कि HCl, देखने से तो न्यूट्रल लग रहा है, हाँ मैम। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह मैग्नेटिक फील्ड में डाके चेक करते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इसके अंदर क्या होता है कि वहां पे वो टिंट होता है, मतलब कुछ उसमें क्या बोले कुछ वेरिएशन क्रिएट कर देता है। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में इसको डालोगे तो इसका कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से वैल्यू निकलता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी वैल्यू निकलने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो कहेंगे कि इसके अंदर कुछ ना कुछ पोलैरिटी क्रिएट हो रहा है,
अभी पोलैरिटी कैसे क्रिएट हो रहा होगा, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए डाइपोल मोमेंट बताया था, जिसमें म्यू की वैल्यू निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला हम लोग बताए थे, पीछे पढ़ चुके हैं। म्यू इक्वल टू क्या होता है हम लोग को यार, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं डाइपोल मोमेंट के लिए। तो हम लोग चार्ज लेते हैं, दोनों के बीच का चार्ज कितना है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो चार्ज और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करता है। और इसी की वजह से हम लोग फिर फाइंड कर लेते हैं आपके पास कौन सा चार्ज के अंदर कितना डाइपोल मोमेंट्स होगा, कौन मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना डाइपोल मोमेंट्स नहीं है। कोई आपके पास ऐसे भी कंपाउंड्स दिखाई पड़ेंगे जिसके ऊपर चार्ज तो होगा, लेकिन आपको देखेंगे ओवरऑल चार्ज आपके पास 0 आएंगे, मतलब वो मैग्नेटिक नेचर में बिल्कुल शो नहीं करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक कंपाउंड था BF3, तो ऐसे तो देखने से लग रहा है कि यहाँ पर 3 आपके पास फ्लोरीन एटम्स हैं और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा होती है बोरोन से, तो ये तो इलेक्ट्रॉन मान लो कि अपने चार्ज को अपनी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो नेगेटिव चार्ज तो जनरेट होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब इसको हम लोग चेक करें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो यहाँ पर कोई डेविएशन शो नहीं किया, और ना ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई डेविएशन शो करता है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ चार्ज फैक्टर काफी नहीं है, आपको पूरा डाइपोल मोमेंट को चेक करना पड़ता है कि इसके अंदर क्या जनरेट हो रहा है। तो डाइपोल मोमेंट में आप एक बार चेक करोगे समझ में आएगा, मेरा वीडियो है बना हुआ सब, उस पर सर से मांगना सर दे देंगे। हाँ ठीक है, तो ज्यादा समय लग जाएगा, फिर इसको फिर से एक डाइपोल मोमेंट का हम एक अलग क्लास ही लिए पूरा। हाँ एक कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग। देखो सॉलिड स्टेट के अंदर आपको एक और टॉपिक बता रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब यही से स्टार्ट होता है। अब जो आप लोग पढ़ रहे थे वो तो सिर्फ डेफिनेशन चीज है। लैटिस क्या होता है, और इसका एक और नाम होता है स्पेस लैटिस, और इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं क्रिस्टल लैटिस भी कहा जाता है। ये तीनों एक ही चीज है। स्पेस लैटिस, एक मिनट सबको दिख रहा है, लाइट कट चुका है। देखो बच्चे लोग, लैटिस क्या होता है, इस लैटिस को समझने के लिए जैसे मान लो कि अगर आपने एटम्स को एक रेगुलर वे में अरेंज कर दिया, सपोज कि मैंने एटम्स को एक डिफरेंट पैटर्न पर रख दिया, इतने छोटे एटम्स को बना रहे हैं, मान लो आपने क्या किया, बहुत सारे एटम्स को अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको बहुत सारे एटम्स को हम लोग 3 डायमेंशन के अंदर अरेंजमेंट कर दिया, और ये जो आपके पास जो 3 डायमेंशन के अंदर एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है, इसी को लैटिस कहते हैं। अब लैटिस को जनरली देखो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इसको स्ट्रक्चर से हम लोग दिखाते हैं, इसको हम इस तरीके से बना देंगे, और नीचे वाला एक और मॉलिक्यूल से हम ले लेते हैं, और मान लो कि उसको कुछ इस तरीके से हम लोग शो कर देते हैं, और इसको आपस में आप ज्वाइन करोगे फिर से, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि एक इस तरीके से लैटिस फॉर्म हो जाएगा। लेकिन मेरा तो लग रहा है सीधा से हुआ नहीं है। इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनते रहेंगे, आप इसमें देखोगे तो मिल जाएगा, ये बिल्कुल इसी तरीके से स्ट्रक्चर आपस में एक से ऊपर एक के ऊपर जुड़ के बड़ा सा एक लैटिस तैयार हो जाता है। तो लैटिस कहने का मतलब है कि आपने जब अगर कोई भी सॉलिड्स के पार्टिकल्स को या कोई भी एटम्स को आपने 3D डायमेंशन के अंदर अगर अरेंज कर दिया, तो वहां पर जो भी एक क्रिस्टल जनरेट हो रहा होगा, मतलब अगर हम सारे एटम्स को अगर मिलाएं, तो मिलाने के बाद आपको लगेगा कि एक क्यूब है, ठीक है, और एक क्यूब के ऊपर क्यूब रखा गया, एक क्यूब के ऊपर बगल में क्यूब है, इसके ऊपर क्यूब है, तो सारे एटम्स को मिलाओगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा, एक बड़े से लैटिस तैयार हो जाते हैं, और उसी को नाम एक लैटिस। जैसे एग्जांपल दें तो एक वॉल देखो, हम लोग जो घर में जो दीवार होता है, अगर उसको हम एक लैटिस कह सकते हैं। लैटिस क्यों कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, आपके बहुत छोटे छोटे ब्रिक मिलाकर आप उसको बनाए हैं, बहुत सारे ब्रिक नीचे रखे होंगे, इसके बगल में रखे होंगे, इसके ऊपर में रखे होंगे, तो ऐसे कर करके एक बड़ा सा आपके पास क्या वॉल तैयार हुआ होगा, और उस वॉल के अंदर जो छोटे से जो ईंट होते हैं, जो ब्रिक होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे वॉल को स्ट्रक्चर को जनरेट किए हुए हैं, उसको बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल का मतलब होता है कि जो सबसे छोटी यूनिट होती है पूरे लैटिस की, एक आपके पास मान लो एक बड़ा सा, मेरे पास है ये बोर्ड जो दिख रहा है, इस बोर्ड को बनाने में मैंने छोटे छोटे यूनिट को लेके कंबाइन करके एक बड़ा सा बोर्ड तैयार किया है, और इस बोर्ड के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट होगी जिसकी वजह से ये पूरा होल स्ट्रक्चर जनरेट हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। और ये यूनिट सेल कितने तरीके के हो सकते हैं, एक स्पेस लैटिस को बनाने में, एक लैटिस को जनरेट करने में आपके यूनिट सेल कितने तरह के हो सकते हैं, तो 2 तरीके के आपके पास यूनिट सेल होते हैं, पहले तो उसको ध्यान में रखना। देखो कौन कौन यूनिट सेल होते हैं, तो यूनिट सेल आपके पास होते हैं 2 तरीके के, एक को हम लोग बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, और सेकंड को बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल को हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं,
प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो सिंपल क्या होता है और सेंटर्ड के अंदर चेक करोगे तो ये टोटल 3 पार्ट में भी डिवाइड करेंगे। एक तो आपको दिखाई पड़ेंगे फेस सेंटर्ड यानी एफसीसी, एक दिखाई पड़ेंगे आपके पास बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और एक आपके पास दिखाई पड़ेंगे इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो 3 तरीके के सेंटर्ड सेल होते हैं, और आपके पास अगर सिंपल यूनिट सेल है तो वो सिर्फ एक तरीके का होता है। इसका देखो मतलब क्या है, हम जो यूनिट सेल कंबाइन कर रहे हैं, यूनिट सेल कंबाइन करने में हमारे पास अगर एटम्स अगर सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, यानी आपने एक यूनिट सेल को तैयार किया है सारे कॉर्नर के एटम को ज्वाइन करके, याद रखिएगा ये सब जितने एटम्स है यहाँ पर कॉर्नर के एटम्स है, वास्तव में ऐसा कोई क्यूब होता है वो कुछ नहीं है, ये सब क्या है, सब एटम्स हैं। हम लोग क्या किए जनरेट करके एक स्ट्रक्चर, हमें लग रहा है कि क्यूब जैसा स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है। तो अगर आपने इस तरह के क्यूब को जनरेट किया, इस तरह के यूनिट सेल को जनरेट किया, मतलब आपने सिर्फ कॉर्नर के एटम्स को ज्वाइन करके आपने एक ऐसा लैटिस तैयार किया है, एक ऐसा यूनिट सेल को तैयार किया है, तो उसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर ही प्रेजेंट होते हैं बस। तो आपसे क्वेश्चन कभी कभी आता है कि इसका रैंक ऑफ यूनिट सेल बताओ या नंबर ऑफ एटम बताओ। तो इसको बनाने में मेरे पास कुल कितने एटम्स लगे होंगे, तो आप देखने से लग रहा है कि यहाँ पर 8 एटम्स है, लेकिन 8 एटम्स यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आपने यूनिट सेल इसके बगल में रखा है, इसके बगल में, इसके पीछे है, इसके ऊपर है, इसके जस्ट हर तरफ से फैला हुआ है। तो ये जो आपको एटम्स दिख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ये एटम्स सारे इसके अंदर थोड़ी ना है, इस क्यूब के अंदर थोड़ी ना है, ये तो कुछ पार्ट इसके अंदर है, बाकी कुछ पार्ट दूसरे घर में भी शेयर हो रहा है, दूसरे यूनिट सेल के अंदर भी शेयर हो रहा है। तो इस यूनिट सेल को बनाने में, इस सिंपल प्रिमिटिव को बनाने में नंबर ऑफ एटम्स कुल कितने यूज हुए हैं, मुझे ये मालूम करना है सर। तो देखो इसको सिंपली रूप में समझाएं तो देखो यहाँ पर आपके पास पहली बात कि यहाँ पर जो एटम्स आपको दिख रहा है, हाफ पार्ट तो इसके दूसरे घर में चला गया, हाफ पार्ट सिर्फ नीचे आया हुआ है, तो सिर्फ हम एक हाफ पार्ट इसको बना के कंसीडर करवा रहे हैं। ये आपके पास हाफ पार्ट है। अब क्या कर दो, आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। जैसे मान लो एक वाटरमेलन ले लो, वाटरमेलन एक बड़ा सा, उसको पहले हाफ पार्ट में डिवाइड कीजिए। हाफ पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसको क्या करो, 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 4 इक्वल पार्ट में। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो आपके पास ये शेप दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, यही पार्ट वास्तव में यहाँ पर एंट्री कर रहा है, बाकी कोई पार्ट एंट्री नहीं कर रहा, बाकी सारे पार्ट अलग अलग रूम में शेयर हो रहे हैं। तो ये पार्ट कुल कितने पूरे होल एटम का कितना है, तो आपने नीचे वाले को डिवाइड किया है, ऊपर वाला भी 4 होगा, तो कितना हो जाएगा ये 1/8 1/8 रेशियो होगा सर। यानी एक एटम का सिर्फ 1/8 पार्ट अंदर जा रहा है, तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स 8 हैं, 8 का ये 1/8 अंदर जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे 1 तो सिंपल प्रिमिटिव में याद रखना, सिंपल हो या प्रिमिटिव हो, उसमें नंबर ऑफ एटम आपके पास सिर्फ 1 होते हैं, और सिंपल प्रिमिटिव के अंदर सिर्फ आपके पास कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। अब देखो सेंटर्ड किसे कहते हैं, सेंटर्ड के अंदर कहा जाता है कि आप तो एक तो आपके पास जो एटम्स है वो तो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, कॉर्नर के साथ साथ अलग पोजीशन पर भी प्रेजेंट है। जैसे फेस नाम पे क्लियर है कि एक फेस पर भी यहाँ पे एटम प्रेजेंट होगा, तो जिस यूनिट सेल के अंदर एटम्स जो होंगे वो फेस पर भी प्रेजेंट होंगे और कॉर्नर पर भी प्रेजेंट होंगे, तो उस तरह के एटम्स को लोग बोलते हैं, उस तरह का जो सेल होता है यूनिट सेल, उसको बोलते हैं फेस सेटन यूनिट सेल। तो यहाँ पर तो एटम्स आपके पास कॉर्नर पे हैं ही, और आपके पास कुल कितने फेस है वहां पर भी प्रेजेंट होगा। तो देखो तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे एफसीसी के अंदर, नंबर ऑफ एटम्स बताना आप लोग को है 2 मैम 4 4 होगा, क्योंकि कॉर्नर वाले तो बच्चे लोग 1/8 शेयर कर रहे हैं टोटल 8 का। ये जो फेस पर जो आपको दिख रहा है, आपको क्या लग रहा है, फेस पर जो है वो हाफ पार्ट अंदर जा रहा है और हाफ पार्ट दूसरे यूनिट सेल में शेयर हो रहा है, तो हाफ पार्ट सिर्फ शेयर हो रहा है तो 1/2 लोगे, एक एटम का शेयरिंग 1/2 है। फेस आपके पास क्यूब के अंदर देख लो 6 फेसेस होते हैं, आप जिस घर में भी बैठकर पढ़ रहे हो उस घर में देख लो कितने फेस दिख रहे हैं, 6 फेस तो आपको दिख रहे होंगे, और हर एक फेस पे एक एटम रखा हुआ है और शेयर हो रहा है सिर्फ 1/2, तो फाइनली आपके पास 4 एटम हो जाएंगे इसके अंदर। अगर बॉडी सेंटर में अगर हम लोग चेक करें, बॉडी सेंटर के अंदर क्या होता है, एटम्स कॉर्नर पर भी होते हैं और कॉर्नर के साथ साथ एक एटम ऐसा होगा कि जो बिल्कुल बॉडी के अंदर होगा, मतलब जिस रूम में आप लोग हैं उस रूम में एक बड़ा सा एटम होगा जो चारों दीवारों को हर तरीके से टच कर रहा होगा। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे उसके अंदर, एक तो कॉर्नर पे हर जगह है और एक बॉडी के अंदर यहाँ पर है 5 2 में फेस उस पे नहीं है, ध्यान दीजिएगा।
2 सिर्फ 2 होगा बच्चे लोग। कॉर्नर वाला पे जो होगा कुल मिला के वो तो आपके पास 1/8 और 8 करोगे तो 1 हो जाएगा। एक ही बॉडी के अंदर है, और जो बॉडी के अंदर है वो तो उसी रूम में शेयर हो रहा है, दूसरे रूम में तो वो जा ही नहीं रहा है। यस अब देखो बात करते हैं इंड सेंटर्ड। रुको उसके बारे में थोड़ा अलग से एग्जांपल दे रहे हैं। अगर हमारे पास ECC अगर है, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, तो देखो पहले इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। यहाँ पर जो एटम का जो प्रेजेंट है कॉर्नर पे तो पहले है ही, कॉर्नर वाले को सब बना लो। कॉर्नर के साथ साथ इसके एटम्स और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो इसके एटम्स याद रखना। इंड सेंटर्ड इसका नाम पड़ा, जैसे मान लो इस क्यूब को हम इस हाथ से उठाएंगे, एक फेस इसका ऊपर होगा आपके हाथ का और एक फेस इसका नीचे होगा, तो बोलते हैं कि एक पेयर ऑफ एटम अपोजिट फेस पे होता है। इंड सेंटर्ड का मतलब होता है कॉर्नर पे तो होगा ही, और एक आपके पास पेयर होगा जो कि इंड मतलब बोलते हैं इंड सेंटर का मतलब हो गया कि अपोजिट स्पेस पे होगा, मतलब इसको अपोजिट फेसेस बोल सकते हैं हम लोग उसको है। अपोजिट फेस पर भी क्या होगा, एक एक एटम प्रेजेंट होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप इस तरह से भी कर लो अपोजिट फेस, इस तरीके से कर लो, इस तरीके तो फेस सेंटर्ड हो गया। फिर कोई एक पेयर बता रहे, कोई एक पेयर इसके अपोजिट फेस पे भी प्रेजेंट होगा बस। मतलब आप यहाँ पे एक एटम कंसीडर करोगे तो एक एटम बस इसके नीचे होगा, यहाँ पे एक एटम कंसीडर करोगे तो कितना होगा इसमें नंबर ऑफ एटम्स। तो 1/8 का 8, और ये आपके पास 2 फेस पे प्रेजेंट है, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 है, केवल 2 एटम्स है आपके पास। मैम और दो फेस का बाकी कुछ नहीं, बस आपके पास कोई भी 2 अपोजिट पेयर पे होना चाहिए बस, ये ऊपर तो ये नीचे, बाकी कोई फेसेस पे नहीं। बाकी अगर फेस के लिए बना है ना, फेस सेंटर्ड बोलिए, अगर आपको सारे फेस पे ही रखने हैं तो इंड सेंटर्ड उसका नाम भी इसीलिए पड़ा हुआ है कि आपके पास एक इंड पर होंगे। इंड का मतलब है कि हम इसको पकड़ेंगे एक हाथ से तो एक इंड ऊपर है और एक इंड नीचे इसका आएगा। अब इसमें देखो एक नया और बता रहा है, इसमें एज सेंटर भी आता है कभी कभी, एज सेंटर से भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एक मिनट रुक जाओ। अगर सपोज कि मेरे पास एज सेंटर्ड ना मिलके अगर इंड सेंटर्ड कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, हालांकि एनसीईआरटी में इंड सेंटर्ड के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। देखो इंड सेंटर्ड में होता क्या, सॉरी इंड नहीं, एज सेंटर्ड, इंड बोल दिया। तो यहाँ पर समझ में तो आ रहा है कि एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। कॉर्नर्स पे तो होंगे, बिना कॉर्नर के तो आपके पास लैटिस जनरेट ही नहीं होगा। कॉर्नर्स पे तो होंगे, वो तो एकदम जाहिर सी बात है। एज पर भी प्रेजेंट होंगे, हर एटम यहाँ पर एज पर भी होगा। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो कॉर्नर वाले का तो 1/8 × 8 लिख दोगे। 4 लेकिन जो एज पर है आप इसको समझिए, जो एज पर है वो कितना शेयर किए होंगे। तो ऐसे चीज रखो, वही से फिर से बता रहे हैं, आपके पास एक वाटरमेलन है और क्या करो कि पहले तो आप उसको हाफ पार्ट तो दूसरे घर में उसको हटा दीजिए। यहाँ पर इसको रखोगे तो जाहिर सी बात है कि हाफ पार्ट अंदर जाएगा, हाफ पार्ट इसके दूसरे घर में चला जाएगा, क्योंकि आपको इधर से रखोगे हाफ, इधर से भी तो हाफ इसका टच कर रहा होगा, इधर से भी टच कर रहा होगा हाफ, इधर से भी हाफ टच कर रहा होगा, पूरा तो इसके अंदर आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जो आपके पास होता है, हम लोग बोल रहे हैं कि हाफ पार्ट को तो पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट सिर्फ इसके अंदर आ रहा है, तो फुल ये करोगे तो फुल ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 4 पार्ट का सिर्फ 1/4 अंदर एंट्री करता है। और एज चेक किया जाए तो समझ में नहीं, मैम समझ में नहीं है मैं क्या बोले। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर है ना, तो इसको ऐसे समझो। यहाँ पर जैसे मान लो कि अगर मेरे पास कुछ तरीके से मान लो पोटैटो है, जैसे वो पूरा मान लो स्फेरिकल है, ठीक है, वो खराब नहीं भी है, पूरी तरीके से स्फेरिकल है, तो वो यहाँ पे रखोगे अभी। तो ये सर्कल नहीं, आप इसको सर्कल कंसिडर मत करना, ये स्फीयर जैसा ही शेप है सबका। तो इसका तो पहले हाफ पार्ट तो ऊपर वाले घर में शेयर हो रहा था, आप इसको पहले निकाल दीजिए पूरा। तो आप सिर्फ इस पार्ट को देख रहे थे, लेकिन ये पार्ट तो सर्कल है ना, ये स्फीयर अगर लेके आओगे तो स्फीयर को चेक करो कि अगर मान लो कि आलू को तुम बीच से काट दियो पोटैटो को, तो वहां पर जो दिख रहा है उसका यहाँ पर अगर इसको बीचों बीच रख दोगे तो हाफ पार्ट सिर्फ इसमें आएगा, हाफ पार्ट इसका दूसरे घर में चला जाएगा। तो नीचे से अगर हम चेक करेंगे तो इसका हाफ पार्ट इसमें, मतलब अगर ऐसे चेक किया तो इसको टोटल हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ये 2 ऊपर पार्ट को तो छोड़ ही दिए, ये 2 पार्ट में से सिर्फ एक पार्ट ये अंदर एंट्री कर रहा है, तो बोल सकते हैं ना कि टोटल का ये 1/4 एंट्री ले रहा है। तो 1/4 एज का अंदर जाता है, तो आपके पास एजेस टोटल 12 होते हैं। मैम एटम यहाँ पे जो भी एटम है उसका एक ही हिस्सा जा रहा है समझ टोटल से। हाँ, क्योंकि आप यूनिट सेल हम एक के ऊपर बात करें ना, ऐसे यूनिट सेल तो बहुत सारे, लैटिस के ऊपर तो बहुत सारे ऐसे सेल होंगे।
आधा इसमें हाँ होंगे, आधा उसमें सटे होंगे। तो हम लोग ये जो बना रहे हैं तो स्ट्रक्चर हम लोग खुद से जनरेट कर रहे हैं, वास्तव में क्यूब थोड़ी ना वहां पर कुछ, वहां पे तो सिर्फ एटम्स आपको दिख रहे हैं। हाँ तो ये हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि इसको यूनिट सेल के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें, एक क्यूबिक यूनिट सेल के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें, तो इसके अंदर कितने एटम्स का कंट्रीब्यूशन होगा वो चेक कर रहे हैं हम लोग। हम लोग क्या करेंगे, अब सारे एटम्स को काउंट करना तो पॉसिबल नहीं हमारे लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे यूनिट सेल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं और सारे एटम्स को फिर इसी के अकॉर्डिंग के निकालते हैं और फिर एटम को नंबर ऑफ एटम्स निकाल पाते हैं कि इसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो ये जो आपके पास एज है 1/4 हो गया होगा, और टोटल एजेस कितने होते हैं क्यूब के अंदर? 12 आएंगे, निकाल के चेक कर लीजिए। तो फाइनली आपके पास 4 हो जाएंगे। तो एज सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर याद रखना कि आपके पास नंबर ऑफ एटम्स टोटल 4 होते हैं। तो ये यूनिट सेल को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। वो किसके हिसाब से बताएं, तो वो भी तो आपको बता रहे हैं, सिर्फ क्यूबिक के कंडीशन के ऊपर बता रहे हैं। अगर आपके पास क्यूब सेंटर अगर होगा, तो अगर एटम प्रेजेंट होंगे सिर्फ कॉर्नर के ऊपर, यानी आपने यूनिट सेल अगर तैयार किया है सिर्फ कॉर्नर वाला, तो लिखना ही भूल गया, नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, तो 8 × 1/8 और प्लस 4 × 1/4 × 12। फोटो ही खींचना भूल जा रहे हैं। तो अब यहाँ चेक करते हैं इसके अंदर है, ये तो आपके पास यूनिट सेल को दिखा दी कितने तरह का होता है, लेकिन अभी भी देखिए। मैम हाँ बोलिए। इसके पहले जो एक बोले वो किसका आप बोल रहे थे? एज सेंटर्ड, एक एज था, एक इंड सेंटर्ड था। और इन था वो, हाँ सॉरी, इंड सेंटर्ड था। हाँ ओके तो अब देखो मेरे पास टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बताने जा रहे हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ ये जो यूनिट सेल है, एक चीज और रुक जाओ, कभी कभी क्वेश्चन में एक आपसे ये भी पूछ लिया जाता है हेक्सागोनल के बारे में, वो भी हम आपसे बता दे रहे हैं, यहीं पर आगे आपको मिलेगा हेक्सागोनल यूनिट सेल। अगर आपसे पूछा जाए कि हेक्सागोनल यूनिट सेल है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखाई पड़ता है। तो आपको दिखाते हैं कि हेक्सागोनल यूनिट सेल होता कैसा है। हेक्सागोनल यूनिट सेल, देखो ये इस तरीके का, एक रुको, एक क्लियर स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं। एक मिनट बच्चे, रुको, अच्छा वाला फिगर कर, एबीसी से लेयर नहीं चाहिए, हेक्सागोनल से चाहिए। मैम ये आपका यूट्यूब चैनल है क्या? हाँ मैम चैनल का नाम क्या है मैम, बोल दीजिए थोड़ा। मैं शेयर कर दूं, ग्रुप में आप है ना? हाँ मैम। हाँ मिल जाएगा, एक मिनट, जो पहले हम, हाँ यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा हम क्लियर करवा दे रहे हैं। ये जो आप ऊपर वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसी का नाम है हेक्सागोनल यूनिट सेल, और यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने कितने होंगे इसके अंदर। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर होता क्या है, आपके पास दिख रहे होंगे एटम्स, तो पहले हेक्सागोनल पे प्रेजेंट है, उसके साथ साथ ऊपर वाले फेस पर भी, नीचे वाले फेस पर भी, और 3 एटम्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो अंदर में होते हैं। ये आपके पास हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या कर रहे हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं। मैम 3 एटम्स अंदर? हाँ बॉडी के अंदर होते हैं 3 एटम्स, वो जो दिखाए वो 3 एटम बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे कि हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर बना लो इस तरीके से, और देखिए उतना अच्छा तो 3 डायमेंशनल फिगर नहीं बना पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको भी कोशिश करना पड़ेगा समझने का। एक आपके पास ये वाला ऊपर ही जाएगा और ये वाला नीचे चला जाएगा आपके पास। मोबाइल कैलकुलेट कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। थोड़ा अच्छा नहीं बना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, समझ में आएगा। तो 3 आपके पास जो होते हैं ना, वो बॉडी सेंटर में होते हैं, ठीक है, और बाकी सब आपको कॉर्नर पे दिखेंगे। मैम एज पे नहीं होंगे मैम? नहीं एज पे नहीं होता है इसमें। तो आपको अब मालूम करना है इसके अंदर है, और फेस पे आपको दिखाए थे, एक फेस पे ऊपर था और एक फेस पर नीचे था। आप इसको देख लो,
और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और स्ट्रक्चर आपको वापस दिखा दे रहे हैं। देखिए स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको दिख रहा है उसी तरह से ना। हाँ ऊपर मैम। एक हेक्सागोनल, नीचे भी है, 3 आपके पास बॉडी के अंदर दिख रहे होंगे। हाँ मैम। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर कितने होंगे। तो जो बॉडी के अंदर है वो तो एकदम 100% श्योर है, ये तो 3 होगा, ये तो बॉडी के अंदर ही शेयर हो रहा है। ये फेस पर है तो फेस का कंट्रीब्यूशन तो आपको बताया 1/2 होता है सिर्फ, 1/2। लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि जो हेक्सागोनल जो कॉर्नर पे होगा उसका कितना शेयर होगा। तो आओ चेक करके बता रहे, इजी, आप लोग समझ भी सकते हैं। हेक्सागोनल का ये कितना शेयर हो रहा है यहाँ पे। तो पहले तो ये हाफ है, इसको तो आप स्फीयर के फॉर्म में याद रखिएगा। हाफ तो इसका ऊपर वाले शेयर में चला गया, इसका सिर्फ अभी हाफ दिया गया है। और दूसरी बात, अगर हम इस एंगल को कंसीडर करें तो इसको क्या कर रहे हैं, इस स्फीयर को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। देखो कितना कितना, ये 120 120 120, ये पूरा 360 हो जाएगा आपके पास एंगल, पूरा राउंड हाँ ले मैम। लेंगे तो अब यही ना पार्ट आपके पास ये एंट्री हो रहा है, यही देखो पार्ट यहाँ पर आपके पास जा रहा है। इससे आपके पास टोटल आपके पास 3 बना सकते हैं इस तरीके से, एक पार्ट इसमें जाएगा और एक पार्ट इधर में चला जाएगा। तो कहा जाए कि इसमें 3 पार्ट है, 3 पार्ट में 1/3 हिस्सा शेयर हो रहा है, लेकिन ये तो हाफ में। फुल में चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 अंदर है तो 3 इसके ऊपर भी होगा, तो ये आपके पास 1/6 होता है शेयरिंग इसका। तो चेक करते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, बताओ। मैम क्या समझ में नहीं है मैम, थोड़ा फिर से बोल दीजिए। टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं इसके अंदर कितने शेयर हो रहे हैं इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। तो नहीं आपको मैम, एटम्स, मैम 1/6 कैसे हुआ, थोड़ा बोल दीजिए। अच्छा ये 1/6 कैसे हुआ। यहाँ पर जो एटम्स है क्या बता रहे हैं, इस एटम्स के पास कितना शेयर है, क्योंकि आप जो बता रहे हो कि एटम्स 100% तो इस क्यूब इस हेक्सागोनल के अंदर नहीं जा रहा है, इस शेप के अंदर नहीं जा रहा है, कुछ पार्ट अंदर है, कुछ पार्ट उसके दूसरे घर में जा रहे हैं, दूसरे यूनिट सेल के अंदर जा रहे होंगे। तो आपसे पहले तो ये पूछ रहे हैं कि इसका कितना पार्ट कंट्रीब्यूशन इसमें, ये बताइए। तो कंट्रीब्यूशन इसके अंदर कितना है, कैसे चेक करोगे। तो उसी के लिए आपको बताया गया है कि इस पहले मालूम करोगे तभी तक कंट्रीब्यूशन कितना है, फिर उसके अनुसार हम लोग एटम्स को रखेंगे। तो ये फुल आपके पास एटम्स को स्फीयर माना गया, स्फेरिकल शेप के ऊपर मानोगे तो पहले देखो इतना कंट्रीब्यूशन है, हाफ तो आपको ऐसे ही हटा देना है, हाफ पार्ट आप क्या करो पूरा निकाल दो। चलो हम हाफ पार्ट निकाल दिए आपको। अब हाफ जो आप पार्ट रखे हैं उसको क्या करो आप, जैसे कि फिर से उसी तरह समझो, जैसे मान लो मेरा आपके पास एक वाटरमेलन एक प्लेन इसका सरफेस हो गया, और इसका सरफेस एक तरीके से पूरा प्लेन है, आप उसको क्या करोगे 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। तो 3 पार्ट में अगर हम डिवाइड करेंगे तो कुछ इसी तरीके से आएगा ना आपके पास। ये देखो ये जो सरफेस के ऊपर वाला इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, ये 120 डिग्री एंगल पर है, ये भी 120 पर, ये भी 120 पर, ये भी 120 पर एंगल पे है। और ये सरफेस का नीचे भी होगा, हाफ सर्कल नीचे भी इसका है, ध्यान रखना। इतना ही पार्ट सिर्फ यहाँ पे शेयर हो रहा है। देखिए ये जो आपका शेयरिंग किया गया ये इतना ही पार्ट सिर्फ शेयरिंग हो रहा है। तो वही चीज आपसे हम पूछ रहे हैं कि अगर ये पार्ट शेयर हो रहा है, 3 हिस्सा किए इसको, 3 पार्ट किए तो इसका 1/3 पार्ट शेयर हो रहा है, हाफ में सिर्फ, हाफ जब किए तब। जब इसके ऊपर फुल करोगे तो फुल तो उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, तो 6 पार्ट का ही सिर्फ 1/6 पार्ट अंदर जा रहा है। तो ये एटम का सिर्फ 1/6 पार्ट एंट्री किया गया, तो इस एटम का भी 1/6 लिया गया, इस एटम का भी 1/6 1/6। टोटल आपके पास कितने शेयरिंग होंगे वो कैलकुलेट हमें करना है। एटम्स कितने कॉर्नर पे चेक कर लो, तो 6 यहाँ पर है, 6 ऊपर है, टोटल आपके पास 12 है। उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो क्या लिखोगे 1/6। अब देखो तो फेस वाले कितने एटम्स है, 2, कंट्रीब्यूशन कितना इनका होता है 50% यानी 1/2, और बॉडी के अंदर कितने हैं 3, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे। ओ यार आवाज, अरे आवाज है। 3 हो गया यहाँ पर, और 1 बाई आपके पास यानी कितना हो जाएगा 5 या 6 हो जाएगा, 2 5 5 1 6। 6। तो अगर आपके पास हेक्सागोनल यूनिट सेल है तो याद रखना कि नंबर ऑफ एटम्स वहां पे टोटल 6 होते हैं। अब देखो इसके आगे, डिस्टर्ब हो रहा है, सब लोग म्यूट कर लो बच्चे लोग, तो डिस्टर्ब होगा तो किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा फिर। किसी का क्वेश्चन है कुछ। ऑल द वाइट बोर्ड इज नॉट ओके।
वो लाइट की वजह से था, इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी सब दिख रहा होगा। दिख रहे हैं अभी। हम्म। यहाँ का मौसम के बारे में सबको मालूम ही है क्या है। चलो बच्चों लोग, अब इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है ये भी यूनिट सेल के बारे में ही है, लेकिन ये जो आपको बता रहे हैं वो सेल पैरामीटर के बेसिस पर है। सेल पैरामीटर, सेल पैरामीटर का देखो मतलब क्या है, अगर मान लो कि मुझे यूनिट सेल को मेजर करना है, किसी यूनिट सेल को मेजर करने के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ इसके लिए पैरामीटर होने चाहिए। मेरे पास सिर्फ 2 पैरामीटर होता है। एक क्या होता है, आप उसके एज को मेजर करो, लेंथ को हटाओ, एज लिख दे रहे हैं शॉर्ट में। आप उसके एज को मेजर करो, फिर कहा जाता है आप उसके बॉन्ड एंगल को मेजर करो। बॉन्ड एंगल ना कह के हम लोग बोलते हैं इसको इंटरफेशियल एंगल, ज्यादा बेटर होगा। देखो इसका मतलब समझा रहे क्या है, आप जो यूनिट सेल के ऊपर बात कर रहे हैं, अभी तक आप जितने एग्जांपल देख रहे हैं हमने तो एक सिंपल सा आपको एक क्यूबिक यूनिट सेल बना के सब कुछ समझाया है और एक हेक्सागोनल बताए थे बस। लेकिन अगर मान लो कि मेरे पास यूनिट सेल है, तो क्या यूनिट सेल हमेशा क्यूब के जैसा ही दिखेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास जो यूनिट सेल हमेशा क्यूब की तरह दिखेगा। यूनिट सेल क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के दिखाई पड़ सकते हैं। वो किसके बेसिस पे कैटेगराइज किया है, उसके लिए कुछ पैरामीटर चाहिए होगा। वो एज, लेंथ और इंटरफेशियल एंगल के बेसिस पे उसको ना 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल भी बोलते हैं, उसको क्रिस्टल सिस्टम भी बोलते हैं। आपके पास टोटल 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, और वो कौन कौन होते हैं तो उसके बारे में देखिए बता रहे। सबसे में फर्स्ट में होता है आपके पास क्यूबिक, जो कि अभी तक आप उसी को देख रहे थे। सेकंड आपके पास होता है टेट्रागोनल। थर्ड आपके पास होता है ऑर्थोरोम्बिक। फोर्थ जो हमारे पास होता है रोम्बोहेड्रल। फिफ्थ जो हमारे पास होता है इसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्लिनिक। एक मिनट, मोनोक्लिनिक को भी रोक दो। हेक्सागोनल आपको एक याद करने का तरीका ही बता देंगे। मोनोक्लिनिक और मोनोसीएल, एक मिनट, और आपके पास होता है ट्राइक्लिनिक। ये टोटल आपके पास 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, ये एक यूनिट सेल होते हैं। मतलब कि आपके पास यूनिट सेल कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा एक सीधे सीधे आप लेके रिलेटिव्स तैयार करोगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके एज लेंथ डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, पॉसिबल है। अगर आपके पास क्यूबिक ने अगर आपने तैयार किया है तो जाहिर सी बात है आपने तो सारे बॉन्ड लेंथ तो सब सेम रखोगे, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। जैसे कि एक थोड़ा सा देखो हम देख के समझा रहे हैं यहाँ पर। अगर सपोज कि अगर आप इस तरीके की यूनिट सेल को बना रहे हो, तो अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान के चले, अगर हम इसको वाई एक्सिस के माने, इसको हम जेड एक्सिस के लॉन्ग माने, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो लेंथ है वो उसको ए माना जाए, इसको बी माना जाए, इसको सी माना जाए। इंटरफेशियल एंगल एक्स वाई के बीच में अल्फा माने, इसको बीटा माने और इसको गामा माने। तो अलग अलग फेसियल आपके पास एंगल दिख रहा है, अलग अलग बॉन्ड लेंथ से, इसके बेसिस पे इसको डिफाइन किया जा रहा है। अगर हम क्यूबिक बोलते हैं तो इसका मतलब है कि ए बी सी हम सेम ले रहे हैं। ए बी सी सेम लेने का मतलब है कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट आप तीनों सेम ले रहे हो, और बॉन्ड एंगल क्या ले रहे हो, तो बॉन्ड एंगल भी सेम ही ले रहे हो। मतलब बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 90 90, मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों यहाँ पर सेम ही होता है। तो क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर तीनों साइड सेम है, तीनों बॉन्ड एंगल सेम है। तो कभी कभी क्वेश्चन भी होता है क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर टोटल पॉसिबल वेरिएशन कितने होते हैं, टोटल इसके अंदर कितने क्रिस्टल सिस्टम बनाए जा सकते हैं। अगर आपके पास क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसके अंदर 3 पॉसिबल वेरिएशन होते हैं। एक तो उसके अंदर प्रिमिटिव बनता है, सेकंड आपके पास बीसीसी बनता है, बॉडी सेंटर्ड, थर्ड आपके पास होता है एफसीसी बनता है। अगर आपके पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर आप अच्छी तरीके से प्रिमिटिव कंसीडर कर सकते हैं, बीसीसी स्ट्रक्चर को बना सकते हो और एफसीसी को बना सकते हो। बाकी जो चीजें आपके पास बच गई वो चीजों को बनाने के लिए आपको कोई ना कोई दूसरे यूनिट में जाना पड़ेगा। तो इसलिए याद रखना कि आपके पास क्यूबिक यूनिट सेल को स्ट्रक्चर को बनाने में, यूनिट सेल को बनाने में सिर्फ प्रिमिटिव बीसीसी और एफसीसी के स्ट्रक्चर को ही क्यूबिक जनरेट कर सकता है, बाकी किसी को जनरेट नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल अगर देखोगे तो बुक वगैरह में एग्जाम्पल मिल जाएगा, NaCl, ZnS। तो ये सब बहुत कोई बड़ा चीज नहीं, ये सब बुक से भी देख के समझ जाओगे। अगर आपके पास टेट्रागोनल है तो इसके अंदर क्या होता है, A इज इक्वल टू बी तो होता है लेकिन B नॉट इक्वल टू सी होता है। मतलब यहाँ पे नीचे वाले लेंथ और ब्रेथ तो आपको सेम दिखेंगे, लेकिन इसकी जो हाइट होगी वो थोड़ी अलग हो जाएगी। नीचे वाला लेंथ ब्रेथ सेम, हाइट थोड़ा और ऊंचा हो जाएगा, और फिर नीचे ऊपर लेंथ ब्रेथ सेम हो जाएगा। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर आपके पास होता है उसको टेट्रागोनल बोलते हैं।
यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल तीनों में सेम ही पाई जाती है। अगर हम ऑर्थोरोम्बिक के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर A नॉट इज इक्वल टू B नॉट इज इक्वल टू C, मतलब यहाँ पर तीनों इक्वल आपस में नहीं होगा ऑर्थोरोम्बिक में। और अगर बात करें इसके अंदर अल्फा बीटा गामा, ये तीनों 90 डिग्री पर होता है। तो ये तो आपके पास लाइन से चलते चला जाएगा। अगर मान लो कि कोई अगर किसी के बारे में उठा के एग्जाम में पूछ दिया तो इसको लिखना थोड़ा इजी होता है। पहले तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C पे सेट किया हुआ, यहाँ पर A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, यहाँ पर नॉट इक्वल टू है, यहाँ पर फिर से तीनों बराबर है, यहाँ से फिर A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, फिर यहाँ पर तीनों नॉट है और फिर यहाँ पर तीनों नॉट है। तो आप बुक में देखोगे इसी तरीके से अगर लिखा है तो वो तरीके याद हो जाएगा आपको आसानी से, और नहीं तो फिर इधर अरेंजमेंट क्या रहता है तो उसको थोड़ा याद करने मुश्किल है। इसको तो हम ऐसे याद किए हुए हैं। और याद करने के तो एक और तरीका से भी याद करें, सिटोर HMT। HMT तो इसी फुल फॉर्म सबको याद रहता है, ये सिटोर याद रखना। सिटोर का मतलब हो गया कि C मतलब क्यूबिक हो गया, T मतलब टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक रोम्बोहेड्रल, H का मतलब हो गया आपके पास हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक। तो इसमें कुछ है नहीं बच्चे लोग, इसमें कोई ज्यादा कुछ ट्रिक और है नहीं। आपको ये चीज याद ही रखनी पड़ेगी। आपको बता दी साइड कैसे याद रखना पड़ेगा और बॉन्ड एंगल भी उसी के हिसाब से काम किया। आगे का 4 आपके पास बॉन्ड एंगल जो है 90 पे चलता है, पूरे जैसे से आगे बढ़ोगे एक 90 पे होगा, दूसरा 180 दूसरा 120 पर होगा। फिर दोनों के बॉन्ड एंगल आपके पास सेम नहीं होंगे। नीचे आ जाओगे तो ना बॉन्ड एंगल सेम मिलेंगे ना बॉन्ड लेंथ सेम मिलेंगे सर। तो ये यूनिट सेल के पास क्या होते हैं, पैरामीटर के हिसाब से आपके पास जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, यानी जो यूनिट सेल होते हैं टोटल आपके पास 7 तरीके के होते हैं। अब देखो इसके आगे टाइम तो आपके पास कंप्लीट खत्म हो गया, तो बस थोड़ा सा एक चीज और इसमें दिखा दे रहे हैं, उसके बाद आपका कंप्लीट हो गया। टाइम तो है नहीं मेरे पास आगे कुछ सीखने के लिए। एक चीज और याद रखना, आप जब इसमें पॉसिबल वेरिएशन चेक करते हो, यानी क्यूबिक के अंदर आपको दिखाई पड़ रहा है प्रिमिटिव, BCC, FCC, इसके अंदर 3 पॉसिबल वेरिएशन है। इसी तरीके से आप आगे जाओगे तो इसके अंदर टोटल आपके पास 4 पॉसिबल वेरिएशन मिलेंगे। तो इसके अंदर भी 2 है, नीचे बढ़ोगे तो एक है। तो इस तरीके से करके सबको जब ऐड करोगे तो टोटल आपके पास जो वेरिएशन दिखेंगे टोटल आपके पास 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल दिखाई पड़ेंगे। फोर्टीन टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेवियस लैटिस। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रेवियस लैटिस कितने टाइप्स के होते हैं। तो ब्रेवियस लैटिस याद रखना 14 टाइप्स के होते हैं। 14 टाइप्स से कहाँ से आए हुए हैं, तो आपके पास जितने 7 तरह के जो क्रिस्टल सिस्टम है, वो क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जितने वेरिएशन थे अलग अलग, क्यूबिक के अंदर क्या क्या वेरिएशन है, टेट्रागोनल के अंदर क्या क्या वेरिएशन, सबको लेके जब ऐड किया गया तो टोटल आपके पास 14 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम जनरेट हुए। और ये 14 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम को ब्रेवियस लैटिस में शॉर्ट में कहा जाता है। नेक्स्ट क्लास में आगे जो भी बात करेंगे एज लेंथ के ऊपर बात करेंगे, रेडियस रिलेशन के ऊपर बात करेंगे, और भी बहुत सारे सॉलिड्स हो गए, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे। अब इसको यहाँ पर मैम पूछो। मैम जो क्यूबिक में आप जो पॉसिबल वेरिएशन बोले उसमें एज सेंटर नहीं होगी? नहीं, इसके अंदर एज सेंटर जनरेट नहीं होता और ना ही इंड सेंटर होगा। क्यों? एज सेंटर बहुत कम जगह क्रिएट होता है। हम लोग जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं ना क्यूबिक का, तो वहां पर हम लोग चेक किए, ये सब प्रैक्टिकल मेजर किया गया है, तो वहां पर चेक किया है कि क्यूबिक को बनाने में, आपको क्यूबिक यूनिट सेल को कंबाइन करने में, ठीक है, हम लोग जो भी बना के देखते थे तो BCC के स्ट्रक्चर उसके अंदर पॉसिबल आ जाते थे। FCC के अंदर मतलब फेस पर भी एटम ऊपर नीचे शेयर हो जाते थे, लेकिन एज के जो एटम्स जो रहते थे, ठीक है, उसको आपस में जनरेट करते थे, तो पूरी तरीके से वो क्यूबिक का स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है। वो आगे चेक करोगे आपको बताएंगे इसी से किसके अंदर आता है, वो लिखा भी होगा आपके पास बुक में। एक मिनट को आपको बता दे रहे हैं किसके अंदर, इसी के अंदर। हाँ, अगर आप लेके चलोगे ऑर्थोरोम्बिक का स्ट्रक्चर जब देखोगे तो वहां पर इसी से जनरेट होता है। ऑर्थोरोम्बिक का अगर स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आप नेट पे भी सर्च करोगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, जब तीनों साइड यहाँ पर इक्वल नहीं होते हैं और तीनों बॉन्ड एंगल 90 पर होते हैं, तब जाके एज सेंटर पे आपके पास यूनिट सेल प्रेजेंट हो सकते हैं। अदरवाइज ये सब सारे केसेस में देखोगे क्यूब के अंदर एज के अंदर रख दोगे तो एडजस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि कॉर्नर पर भी एटम्स आपको रखने होते हैं। तो क्यूबिक के अंदर कॉर्नर के एटम्स आपस में थोड़े बहुत टच कर रहे होते हैं, तो एज सेंटर वाला यहाँ पर केस पॉसिबल नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इसलिए ये सब चीजें प्रैक्टिकल स्टडी किया गया, सब प्रैक्टिकल मेजर करके लिखा गया सब सारी बातों को। जब आप कॉर्नर पे रखोगे तो एज के अंदर वहां पर एटम्स अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता, तो इसको लोग आगे पढ़ेंगे। टेट्राहेड्रल वहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होता है, इसकी वजह से हम लोग वहां पे छोटा सा सिर्फ होल रहता है, वो छोटे से होल पे आप एटम में ही पुट कर पाइएगा।